तो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। पिछले वीडियो में हमने पाठ के जो पीछे के प्रश्नोत्तर हैं उनको हमने देखा और उनका उत्तर जाना, प्रश्न जो थे। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैं आपको पहले से ही बताता रहा हूं कि जो पाठ में पीछे प्रश्न दिए गए रहते हैं वो पर्याप्त नहीं होते हैं। केवल वही प्रश्न आएंगे, उन्हीं प्रश्नों पर ही आप टिके रहिए, ये सही नहीं है। आपके पाठ से और भी संभावित प्रश्न बनते हैं और बोर्ड परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं तो आपको पूरा पाठ अच्छे से तैयार होना चाहिए, जिससे कि आप उससे जो भी प्रश्न बन सकता है उसका उत्तर आप दे सकें। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि परीक्षा में आने वाले जो संभावित प्रश्न हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, वो आपके पाठ के पीछे के प्रश्नों से कुछ हट करके होंगे। और देखेंगे आप कि जो आपके पाठ के पीछे के प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों की तुलना में ये प्रश्न आपको कुछ अलग तरीके से दिखेंगे। तो आइए अब तुरंत, बहुत ज़्यादा देरी किए बिना ही अब शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। जो आप अभी देखेंगे कि आपके इस अध्याय में दो कविताएं दी गई हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो दोनों पाठों का हम जो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर है वो लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कवि ने बच्चों के खेल और कविता को किस तरह समान बताया है। तो पाठ पढ़ते समय हमने देखा था कि उसमें बताया गया था, कवि ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो अपना और परायापन किसी के साथ नहीं देखते हैं, वो सबको अपना ही मानते हैं। ठीक वैसे ही कविता का भाव होता है। जो कवि होता है वो भी ठीक उसी भाव के साथ कविता लिखता है। वह ना तो किसी मित्र को और ना ही किसी को मित्र सूची के बाहर को अलग अलग तरीके से भाव नहीं देता है। वह हर किसी को एक ही भाव देता है, उसमें किसी के लिए अलग और किसी के लिए उससे कुछ हट करके ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वही है यहाँ पे कि कवि ने बच्चों के खेल और कविता को किस तरह समान बताया है। ठीक, जैसे कि कवि की कल्पनाएं सीमित होती हैं, कुछ वैसे ही। देखते हैं क्या है इसका उत्तर। कवि ने बच्चों को और उनके खेल को कविता के समान बताया है। जिस प्रकार खेल खेलते समय बच्चों की कल्पनाएं असीमित होते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती हैं। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलने के लिए किसी के भी घर में चले जाते हैं, यानी उस वक्त वो सब कुछ भूल कर सबको एक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी तरह की सीमाओं या बंधन को नहीं जानती है। कविता के पास किसी के लिए अलग तरह का व्यवहार नहीं होता है, वह भी सभी पर अपना प्रभाव समान रूप से डालती है। यही कारण है कि कवि ने बच्चों और कविता की तुलना की है और दोनों को समान बताया है, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं असीमित होती हैं, दोनों ही अपने पराये का भेद नहीं जानते हैं। जो बच्चे होते हैं वह किसी के साथ भी अपनापन या परायेपन का व्यवहार नहीं करते हैं। उनके पास दोहरा रवैया नहीं होता है। वैसे कविता भी होती है, कविता का भाव भी ठीक वैसे ही होता है। दूसरा प्रश्न है, कविता के बिना मुरझाए खिले रहने व खुशबू बिखेरते रहने के राज फूल क्यों नहीं समझ सकता है। तो पाठ में हमने पढ़ा था कि जो फूल होता है, फूल के पास अपना एक निश्चित समय है खिले रहने के लिए, लेकिन ऐसा कवि के साथ बिल्कुल नहीं होता है। कवि जब कविताएं लिख देता है तो उसकी कविता का जो भाव है, उसकी कविता में जो भी कल्पनाएं हैं, उसकी कविता में जो भाव रूपी सुगंध है वो सदैव एक समान रहती है। फूल के पास यही सीमा होती है। फूल केवल कुछ समय तक, फूल के पास एक निश्चित समय तक खिले रहने की, उसके बाद वो मुरझाने लगता है और फिर उसकी सुगंध समाप्त होने लगती है। कविता में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो उत्तर क्या होगा इसका? कविता के विकसित होने का अर्थ फूल कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल घर आंगन बाग बगीचों में खिलते हैं और चारों ओर खुशबू बिखेरते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे मुरझा जाते हैं। परंतु इसके विपरीत जब एक कविता विकसित होती है तो वह अपने भावों की खुशबू से हमेशा लोगों के दिलों में खुशबू बिखेरती रहती है।
कविता का प्रभाव हमेशा बना रहता है, जो कविता में सदैव एक नएपन को बनाए रखता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि फूल कभी भी कविता के बिना मुरझाए खिले रहने व खुशबू बिखेरते रहने के राज को नहीं समझ सकता है। ठीक है, क्योंकि फूल के पास एक समय सीमा होती है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? वही बात कि जो कविता होती है, कविता के पास असीमित उड़ाइयाँ होती हैं, और यहाँ पर जो चिड़िया की उड़ान है उसके पास एक सीमा होती है, वह एक निश्चित उड़ान ही भर सकती है। तो क्या होगा इसका उत्तर? कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान एक ही तरह की होती है, मगर दोनों की उड़ान में फ़र्क केवल इतना है कि कविता की उड़ान की एक सीमा होती है, मगर कवि की उड़ान अर्थात भावनाओं व कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है, थोड़ा सा ये क्या आ गया भाई। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपनी कल्पनाओं के सहारे कहीं भी अर्थात देश और समय की सीमाओं के परे भी अपनी सोच को उड़ा सकता है। ये इसका उत्तर पूरा हुआ। ठीक, इसको अब चलते हैं। ये उत्तर पूरा हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कुछ है। कविता के खिलने और फूल के खिलने में क्या भेद है? तो यहाँ पर जैसा कि पाठ में हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि कुछ विभिन्नताएं हैं, कुछ समानताएं हैं। तो उनमें कुछ ये यहाँ पर खिलने और फूल के भेद है का मतलब यहाँ पर ये अंतर क्या होगा? यहाँ पर भेद का मतलब अंतर बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो कविता भी ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है, महक बिखेरती है जिस प्रकार एक फूल विकसित होता है अथवा चारों ओर खुशबू बिखेरता है। लेकिन फूलों का विकसित होना और खुशबू बिखेरना कुछ समय के लिए ही होता है, क्योंकि कुछ समय बाद वह मुरझा जाते हैं। परंतु इसके विपरीत कविता के भावों का प्रभाव अत्यधिक लंबे समय के लिए होता है, वह लोगों को हमेशा प्रभावित करता रहता है। कहने का मतलब है कि जो कविता का भाव होता है वह सीमा रहित होता है, लेकिन फूल के पास एक निश्चित सीमा होती है। वह कुछ ही समय तक अपनी सुगंध को बिखेर सकता है, कुछ ही समय तक खिले रह सकता है। एक निश्चित समय के बाद वह मुरझाना शुरू कर देता है और उसकी जो सुगंध है वह समाप्त होने लगती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कविता और कवि की उड़ान को चिड़िया कभी नहीं जान सकती। क्यों? यहाँ पर ये देखिए, कविता की उड़ान चिड़िया इसलिए नहीं जान सकती क्योंकि चिड़िया को उड़ने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा। चिड़िया को उड़ान भरने के लिए एक सीमा मिली हुई है, उसके बाद वह उड़ान नहीं भर सकती है। लेकिन कविता के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कविता में कवि अपनी कल्पनाओं को एक ही स्थान पर बैठे बैठे पूरी दुनिया में भ्रमण कर सकता है कल्पनाओं के माध्यम से, और वह ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक निश्चित दूरी तक ही नहीं, वह सीमा से परे है, उसके पास कोई सीमा नहीं है। उत्तर क्या होगा इसका? कविता और कवि की उड़ान को चिड़िया कभी नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया एक घर से दूसरे घर के आंगन, छत, पेड़ की डालियों और आसमान में थोड़ी दूर तक, बस मतलब थोड़ी दूर तक मतलब उसके पास सीमा होती है, अपनी सीमा पर ही उड़ सकती है। लेकिन कवि अपनी कविता में कल्पनाओं के पंख लगाकर देश और काल में जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जा सकता है, क्योंकि कविता की उड़ान विस्तृत होती है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो सीमा रहित होती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि चिड़िया कविता की इस उड़ान को नहीं जान सकती, क्योंकि कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर दूर दूर तक उड़ान भर सकती है, और कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह सीमित ना होकर के विस्तृत होती है। यहाँ पर विस्तृत नहीं लिखा गया है,
ये विस्तृत का मतलब होता है ये अधिक यहाँ पर लंबा कह सकते हैं हम, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे और उसके पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो कविता के बहाने पाठ है उस पाठ का जो प्रश्न था ये पूरा हुआ। अब चलते हैं बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर कविता में कवि ने बताया है कि किस तरह कभी कभी हम बातों को सरल तरीके से कह रहे होते हैं, लेकिन उसमें अधिक सुंदरता लाने के लिए हम अधिक ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो कि सरलता को खो देते हैं। जो कविता में भाव रहता है सरलता वाला वह दूर हो जाता है और हम उसको आकर्षक बनाने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करने की वजह से जब हम उसमें कठिन शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो उस कविता में जो भाव आना चाहिए था वह भाव नहीं आ पाता है और कविता जो कि सरल तरीके से पाठक को, श्रोता को समझ में आ रही होती है वह और जटिल होती जाती है। कहने का मतलब वह समझने में कठिनाइयों का, श्रोता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कविता लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे ही शब्द उसमें शामिल करने चाहिए जिससे कि जो कविता में लिखी गई बात है, जो भाव है वह सामने आए, ना कि वह जटिलता की तरफ बढ़ जाए। देखते हैं क्या कुछ उससे परीक्षा की दृष्टि से संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। और पहला प्रश्न है आपका, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए जहाँ लिखा रहता है प्रश्न में वहाँ हमें बताना होता है कि इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है, इस कविता में इस क्या भाव निहित है, इसके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, ये हम आशय में बताते हैं। तो यहाँ पर जो कविता की पंक्ति आई है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, तो यहाँ इसका कहने का मतलब ये था कवि का कि जब कवि भाषा की दृष्टि से उसको सुंदर बनाना चाह रहा था तो वहाँ पर वह जो कविता की पंक्तियाँ थी, जो कविता में निहित भाव था, वह कहीं दूर चला जा रहा था और वह जटिलता की तरफ बढ़ते हुए अपनी जो मूल भावना है उसको खो दे रहा था। और यहीं पर बात टेढ़ी फंसने का मतलब जो उस कविता का भाव था वह दूर हो गया और यहीं वह जो कवि था थोड़ा सा रुका, उससे महसूस हुआ कि यहाँ पर जिस भाव को वह कहना चाहता है वह बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। उत्तर क्या होगा देखते हैं। उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि उनकी कविता के भाव बिल्कुल सीधे थे, जो श्रोताओं और पाठकों को सीधे समझ में आ जाने चाहिए थे, परंतु भाषा को प्रभावी बनाने के कारण श्रोता व पाठक कोई भी उन भावों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। यहाँ पर भाषा की दृष्टि से एकदम कुछ चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करने की वजह से, उन चुनिंदा शब्दों के प्रयोग होने की वजह से जो कविता का भाव था वह स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आ पा रहा था, बल्कि उसमें और ज़्यादा जटिलता बढ़ जा रही थी। तो यहीं पर ये कवि ने पाया कि उनकी कविता में भाषा की जटिलता होने के कारण कविता में एक टेढ़ापन आ गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि जो बात कविता के माध्यम से कहना चाहते थे वह स्पष्ट नहीं हो पाई, जिसके कारण लोग कविता के भाव को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। ये इसका आशय हुआ। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपनी बात को श्रोताओं और पाठकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए कवि ने क्या किया। तो यहाँ पर क्योंकि कविता लिखते समय कवि का भाव ही यही था कि उसकी जो कविता में बातें हैं वो सबको आसानी से समझ में आ जाएं, इसी भाव के साथ वो कविता लिख रहा था। लेकिन उसने थोड़ा सा उसको सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए कुछ नए नए शब्दों का प्रयोग किया जो कि भाषा की दृष्टि से जटिल की तरफ जा रहे थे। तो यहीं पर उसने बदलाव किया। वो बदलाव क्या था इसमें देखते हैं। अपनी बात को श्रोताओं और पाठकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए कवि ने कविता में थोड़ा बदलाव किया।
उन्होंने भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलकर आसान किया तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। वही जो कठिन शब्द आ गए थे जिनसे कि जटिलता बढ़ रही थी, जो कविता का भाव था वह आसानी से समझ में नहीं आ रहा था, श्रोताओं को समस्या हो रही थी, उसी को उसने हटाया और सरल सरल शब्दों का प्रयोग किया गया। आगे अपनी भाषा में इस तरह का बदलाव किया जिससे कि कविता का भाव लोगों की समझ में आसान तरीके से आ सके। ये इसका उत्तर पूरा हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धैर्य से काम न लेने पर कवि को क्या नुकसान हुआ? कवि के दिए उदाहरण के साथ समझाइए। कविता में कवि ने इसका जिक्र किया है। अब धैर्य के साथ काम न लेने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कवि था वह भाषा की जटिलता को समझ नहीं पाया और बिना उस पर काम किए ही वह आगे बढ़ता गया। तो उसको यह एहसास हुआ कि यहाँ पर जो भाव भंगिमा है वह भंग हो रही है, वह सही तरीके से सामने नहीं आ रही। इसी पर जो कवि था वह थोड़ा सा कार्य किए। क्या किए वो? कवि अपनी सारी समस्या को धीरज से समझे बिना ही हल ढूंढने की बजाय और अधिक शब्दों के जाल में फंस गया। बात का पेंच खुलने के स्थान पर और टेढ़ा होता गया और कवि उस पेंच को बुरी तरह कसता गया। इससे कवि की भाषा और अधिक जटिल हो गई। इसके लिए कवि ने पेंच का उदाहरण देते हुए समझाया। यही वाली लाइन है जो कवि ने प्रयोग किया था, उदाहरण दिया था। क्या था? जिस तरह दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए पेंच में खांचे बने होते हैं ताकि वस्तुओं पर पेंच की पकड़ मजबूत हो सके, और पेंच को अच्छी तरह से कसने के लिए उसे सही दिशा में घुमाना पड़ता है। थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया है, ये घुमाना होगा, यहाँ पर पड़ता ये, क्योंकि गलत दिशा में घुमाने से, फिर आ गया यहाँ घुमाना, घुमाने से पेच कसने के बजाय खुलने लगता है और ज़बरदस्ती कसने की कोशिश करने पर पेंच के खांचे ख़त्म होकर टूट जाते हैं। इसका मतलब यदि आप बातों को सरल तरीके से कह रहे हों और उसमें थोड़ी सी जटिलता आ जाती है और उस पर आप कार्य नहीं करते हैं, उसमें सुधार नहीं करते हैं, तो कसावट ना होने की वजह से, शब्दों को ठीक तरीके से आप लिखे नहीं, व्यवस्थित ना लिखने की वजह से जो कविता का भाव होना चाहिए, जो उस पंक्ति में भाव निकलना चाहिए, वह ना निकल करके वह जटिल होता जाता है। और ये मतलब ये कि कसावट ना होने का मतलब ये है कि जो भाव निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। शब्दों के आपस में जुड़े ना होने की वजह से वह किसी दूसरे अर्थ की तरफ चले जाते हैं, दूसरा अर्थ प्रदान करते हैं, जिससे कि कविता की जो एक रूपरेखा होती है वो खराब हो जाती है। और यहाँ पर जो पाठक है, जो श्रोता है, वह आसानी से समझ नहीं पाता है। जब समझ में नहीं आएगा तो किसी का भी ध्यान कविता को पढ़ने में नहीं जाएगा, वह आकर्षित नहीं कर पाएगी, जिससे कि कविता की जो मूल भावना होती है वह सही नहीं दिखती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये 3 प्रश्न इसके पूरे हुए। अब इसके बाद इसको आप थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे और फिर हम कुछ इनके अलावा भी आपसे प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। और वे प्रश्न क्या हो सकते हैं, चलते हैं। पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं। और क्या है? कवि का कौन सा डर सच साबित हुआ? कवि को इसी बात का डर था क्या कि भाषा की जटिलता होने, कहीं ऐसा ना हो बात पेच को घुमाने से कसावट का ख़त्म हो जाना। उसी बात का डर था कि कवि को कि भाषा को हम और अधिक सुंदर बनाने के चक्कर में कहीं जटिल ना कर दें। और हुआ भी वही। क्या? जटिल भाषा का प्रयोग करने से दिखने व सुनने में तो कवि की कविता सुंदर तो दिखने लगी, परंतु उसके भाव किसी को भी समझ में नहीं आ रहे थे। यही डर था। और भाव स्पष्ट करने के लिए जब कवि ने जबरदस्ती की भाषा में, तो बदलाव किए और कविता प्रभावहीन व उद्देश्यहीन हो गई और कविता केवल शब्दों के आसपास घूमती नज़र आने लगी। और यही डर था जो कवि को पहले से था और ये डर सच साबित हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब है कि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है, इसको हम बताएंगे। तो यहाँ पर जब कवि ने अपनी बात स्पष्ट ना कर सका, जब कवि अपनी बात को पूरा स्पष्ट तरीके से नहीं बता पाए, वह क्या कहना चाह रहे थे उसका सही तरीके से अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, तो एक शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि ने पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं जाना? आगे क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि अच्छी बात को कहने के लिए और अच्छी कविता को बनाने के लिए सही भाषा व सही शब्दों का सही बात अथवा भाव से जुड़ना आवश्यक है, तभी उसे समझने में आसानी होगी। इस पंक्ति का आशय यही है, क्या? सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा क्या तुमने भाषा को? मतलब ये कि क्या आपको कभी इसके पहले से नहीं पता था, आप कभी इसको जानते नहीं थे कि किन शब्दों का और किस तरह की भाषा का कैसे प्रयोग करना है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या भाषा के बदलाव से कवि को सफलता मिली और क्यों? बिल्कुल सफलता मिली। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बार जब उसने भाषा में बदलाव किया, जटिल हो गए। दूसरी बार जब उसको जटिलता के बारे में पता चला कवि को, तो उसने सरल शब्दों का प्रयोग किया। तो यहाँ पर दोनों बातों का जिक्र जरूर करेंगे, नहीं तो एक का जरूर करेंगे। जो पहली और दूसरी बात का हम ज़्यादा जिक्र करेंगे, क्योंकि जब जटिलता होने की वजह से बात समझ में नहीं आ रही थी, तो उसमें बदलाव करना आवश्यक हो गया था। क्या है? कवि ने पूरी कोशिश की या तो इस भाषा के बदलाव से उनके भाव लोगों तक पहुंच जाएं, या फिर वह भाषा के इस उलटफेर के जंजाल से मुक्त हो जाए, परंतु कवि को इससे कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के बदलाव के साथ साथ उनकी बात अथवा भाव और भी अधिक जटिल हो गए, अर्थात उन्हें समझना और भी मुश्किल हो गया। यहाँ पर ये, लेकिन उसने फिर बात को बदला भी था, थोड़ा सा उसमें सुधार भी किया था, उसका भी हम जिक्र यहाँ करेंगे। ये प्रश्न आपके पूरे हुए और इन प्रश्नों का उत्तर आप नोट कर लेंगे, और फिर एक अतिरिक्त प्रश्न आपको हम बताएंगे जो कि जानना जरूरी होता है। चलते हैं उस प्रश्न की तरफ। क्या? बात सीधी थी पर ये कविता का नाम है, ये शीर्षक है। तो ये शीर्षक कितना प्रासंगिक है, इस पे ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। कितना गलत हो गया, थोड़ा सा फिर लिखते हैं। यहाँ पर हम प्रासंगिक गलत लिख रहे थे, अब सही हुआ। जब ऐसा पूछा जाए तो प्रासंगिक का मतलब होता है कि वह कितना प्रसंग के अनुसार है, और प्रसंग का मतलब आप यह बताएंगे कि कविता में जो कविता का शीर्षक दिया गया है और कविता में जो बातें की गई हैं, उस बात को लेकर के शीर्षक कितना सार्थक है। क्या कविता का जो शीर्षक है वह कविता में जितनी भी बातें हैं उनको अपने आप में समेट कर लेकर के चल रहा है कि नहीं, उनकी सार्थकता कितनी है, इस बात को हम प्रासंगिकता में बताते हैं। तो बात सीधी थी पर कविता का शीर्षक प्रासंगिक है, क्योंकि यहाँ पर बात सीधी थी पर के माध्यम से कवि ने बताया है कि किस तरह से बात सीधी होने के बाद उसमें कुछ शब्दों को शामिल करने के बाद वह जटिल हो गई, और इसी का जिक्र पूरी कविता में किया गया है। तो इसी का हम
विश्लेषण करते हैं कविता में और पता करते हैं कि क्या जो शीर्षक दिया गया है वह अपने आप में पूर्ण है कि नहीं, यही प्रासंगिकता में बताते हैं। तो ये आपके जो परीक्षा के दृष्टि से संभावित प्रश्न थे वह पूरे हुए। अतिरिक्त प्रश्न इसके साथ 2 प्रश्न और आप नोट करते हुए चलेंगे। कविता के बहाने शीर्षक का अन्य 2 शीर्षक दीजिए और इसका बात सीधी थी पर कविता का भी 2 अन्य शीर्षक बताइए। ये 2 प्रश्नों के साथ इस वीडियो को वीडियो में इतना ही, यहीं पर ये बात पूरी करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।